नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 18 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, साथ ही साथ इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए, सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न देखने को मिला, जो पूछा गया था कि पेट की अम्लता, जो आपका एसिटिक गुण होता है पेट में, इसको दूर करने के लिए या कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सब दिन बताते आया हूँ भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो पेट के अम्लता कम करने के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब इसका सूत्र भी हमने आपको लिख के दिखाया है, MgOH का होल ट्वाइस होता है आपका क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके अलावा पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है जठर रस से, HCl जठर रस से निकलता है। जठर मतलब पेट ही होता है एक हिसाब से। तो यहाँ से आपका HCl निकलता है, जो हम भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, तो इस भोजन में जो आपका जीवाणु बीजाणु चला जाता है किसी न किसी रूप में, तो ये अम्ल का स्नान कराता है HCl। इससे क्या होता है, तो जो भी जीवाणु वगैरह आया होता है सब मर जाता है और भोजन जो है अम्लीय माध्यम में आ जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलती है, तो पेट से निकलती है, जो भोजन को जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जीवित चूना, जब जीवित चूना का क्या होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको अगर आप जल से प्रतिक्रिया करा देंगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए अगर आप एग्जाम अटेंड करने वाले हैं तो। इसके लिए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम चाहिए आपको, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे साइंस से पढ़े होते हैं तो इसमें इसको कोई तकलीफ नहीं होता है, केमिस्ट्री में खास करके। लेकिन अगर जो आर्ट और कॉमर्स से पढ़े होते हैं 12 और ग्रेजुएशन, तो इनको तकलीफ होती है। तो मैंने कुछ कोड बता दिया है जनरल कंपटीशन के लिहाज से। जैसे लास्ट में CO3 होता है तो कार्बोनेट पढ़ने का है, SO4 रहता है तो सल्फोनेट पढ़ने का है, OH रहता है तो हाइड्रोक्साइड पढ़ने का है। तो ये कुछ कोड है जो आपको काम आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जीवाणुरोधी के रूप में आप विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हो। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का, है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया। अब आपसे क्या पूछेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, फिर भी बोलते हैं क्वेश्चन जो है हार्ड आ रहा है। भाई 25 में से 3-4 क्वेश्चन तो हार्ड देगा ना वो, है ना। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण जो है ये शाहजहां ने 1638 ईस्वी में किया था। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। तो आगरा को देख के जो है कोई दूसरा नहीं मार दीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। देखिए मोती मस्जिद दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। तो जो दिल्ली में है वो औरंगजेब ने करवाया था और जो आगरा में है वो शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा शालीमार बाग का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। ये कहाँ पर है, तो श्रीनगर में है शालीमार बाग, है ना। हुमायूं का मकबरा कई दफा पूछा गया है, ये कौन बनवाया था, तो हुमायूं की विधवा पत्नी बेगा बानो, है ना। इसके अलावा शाहजहां के काल को मुगल वंश का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला आप समझ रहे हैं ना, कि जो बड़े बड़े नक्काशी वगैरह बनाए गए, जो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह मकबरा वगैरह बनाए गए, तो ये सब जो है ज्यादातर है शाहजहां के काल में ही आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो है बिल्डिंग वगैरह का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा अगर ओवरऑल मुगल वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तब तो फिर अकबर मार दीजिएगा, ठीक है। अगर चित्रकला का स्वर्ण युग जो है मुगल काल में किसे कहा जाता है, तो फिर आपको क्या मारना होगा भैया, जहांगीर मारना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई मुगल वंश इंडिया में कब से कब तक रन किया, तो आप बता देना 1526 से 1857 तक रन किया, ठीक है। 1857 में जो मुगल बादशाह थे अंतिम, इसका नाम थे बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर, है ना। तो यही अंतिम मुगल बादशाह था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर, उस समय बर्मा उनका पसंदीदा जगह हुआ करता था, रंगून ले गया, जहां पर इस बादशाह का मृत्यु हो गया, ठीक है। और उनका समाधि भी रंगून के अंदर ही है, ठीक है। एक सेकेंड,
इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धनगर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए, धनगर लोक नृत्य का संबंध जो है ये आपका गोवा से है, लेकिन अगर इसी को मैं धनगरी लिख दूं तो फिर धनगरी लोक नृत्य का संबंध जो है महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि धनगरी पूछा था कि एकदम एक्यूरेट धनगर पूछा था। अगर धनगर पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट के लिए गोवा का कुछ त्योहार जैसे आपका सिमगो फेस्टिवल है, सो जो फेस्टिवल, ये भी गोवा में मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा जो है सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटकू है ना। इसके अलावा कोली डांस, रंगोली, तमाशा, लावनी, लेजिम, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, फुगरी भी रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में फुगरी भी होती है। इसके अलावा शिवाजी उत्सव भी होती है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा जो है गणपति उत्सव, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े मेला कह सकते हैं इसे, ये भी होता है। इसके अलावा काला घोड़ा महोत्सव भी होता है। तो ये सभी जो है महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफा है, राष्ट्रकूट संरक्षण प्रदान किए थे श्री कृष्ण प्रथम। अजंता की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर है, गेटवे ऑफ इंडिया है, और क्या चाहिए, बहुत सारा चीज है महाराष्ट्र में। जंजीरा का किला पूछ दिया था भाई, जंजीरा का किला कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में एक अलीबाग जगह है जो बीच के लिए जाना जाता है, पनवेल से थोड़ा साइड में है, तो यहीं पर आपके जंजीरा का किला है। इसके अलावा महाराष्ट्र में से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि देखिए, महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अजंता की गुफा है उसमें टोटल मिला के कितने केव हैं, तो आप बताओगे छोटे बड़े मिला के 30 केव है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कोई बच्चा तो सुल्तान खान बता रहा है, कोई बच्चा साबरी खान बता रहा है। अब दोनों में से जो कोई भी एक हो सकता है, दोनों का आंसर हमारे पास है। तो भैया सुल्तान खान जो है तो भी सारंगी से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। 2001 में बिस्मिल्लाह खान साहब को जो है भारत रत्न दिया गया था। उस्ताद साबरी खान भी जो है ना सारंगीये से संबंधित है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असद अली खान जो है, असद अली खान, सादिक अली खान, ये सब जो है रुद्र बीना प्ले करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। देखिए भैया, मिल्खा सिंह की आत्मकथा जो है इस एग्जाम में 11 बार रिपीट हो गए हैं और 12वां बार आपके समय हो सकता है। ठीक है, तो मिल्खा सिंह का जो आत्मकथा है इसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है गुरु? फ्लाइंग शेख। क्या? फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। ये उपाधि कौन दिया था? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा प्लेइंग इट माई बे के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर है प्लेइंग इट माई बे के लेखक। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है भैया? सौरव गांगुली। और ए लाइफ इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? ए लाइफ इज नॉट एनफ, इनके लेखक कौन है गुरु? तो इनके लेखक है नटवर सिंह। ठीक है, इसके अलावा नो स्पिन, इस किताब के लेखक कौन है? सेनवार। अब सेनवार इस दुनिया में नहीं है। आपको याद होगा कि जो फर्स्ट आईपीएल के विजेता थे ना, ये राजस्थान रॉयल है, और उस समय इसका कप्तान जो है सेनवार नहीं थे। ठीक है, अब इस दुनिया में नहीं है, ये जो है स्वर्ग सिधार हो चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के जो है आपका स्पिनर थे। इसके अलावा द टेस्ट इन माई लाइफ, युवराज सिंह को जब कैंसर हो गया था तो उस समय इन्होंने ये पुस्तक लिखा था। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक जो है बीवीएस लक्ष्मण का जो उनके टेस्ट कैरियर में 281 रन का हाईएस्ट पारी है, इसके ऊपर लिखा गया है। वनडे वंडर्स के लेखक सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर को आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट आपसे पूछा गया है। देखिए भैया, जनगणना के बारे में मैंने इतना तो आपको डोज दे ही दिया हूं कि आप अगर किसी का वीडियो नहीं देखोगे, किसी का किताब नहीं पढ़ोगे, जनगणना के बारे में कुछ भी नहीं जानोगे, अगर सिर्फ मेरा बात भी सुन लिए हो, तो आपको जनगणना से क्वेश्चन नॉर्मली तो नहीं छूटेगा एग्जाम में। हाँ भैया, आप अंदर घुस के पूछ ले कि कौन से राज्य की सबसे कम पॉपुलेशन है, सॉरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम पॉपुलेशन है, किस जगह पे सबसे अधिक घनत्व है, मतलब छोटा जगह के हिसाब से, तो मतलब छूट सकता है। वैसे मोटे तौर पे तो छूटने का सवाल ही नहीं है गुरु, अगर आपने सिर्फ बात ही सुना हुआ हो, है ना। तो जनगणना 2011 में मैं थोड़ा सा डाटा आपको दे देता हूं यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो सिक्किम है सबसे कम। मैंने आपको सिक्किम से 3 चीज बताया है, याद कीजिए। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है, और सबसे कम ओवरऑल पॉपुलेशन है। ये तीनों ही रिकॉर्ड जो है ना सिक्किम अपने नाम से लेके बैठा है। अब आइए सिक्किम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं।
देते हैं। 1975 में इंडिया का हिस्सा बना था, 22वां राज्य बना था सिक्किम, और 36वां संविधान संशोधन किया गया था इसको इंडिया में मिलाने के लिए। ठीक है, सिक्किम में आपका लोसांग त्योहार होता है ना। सिक्किम में लेचपा जनजाति रहते हैं, भूटिया जनजाति रहते हैं सिक्किम के अंदर। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा जो चोटी है ये आपका सिक्किम के अंदर है। तो ये तो सिक्किम की बात हो गई थी। अब मैं जनगणना पे आता हूं थोड़ी सी, है ना। देखिए, सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है, दूसरा सबसे कम मिजोरम की है ना। सबसे अधिक जनसंख्या इसका जस्ट उल्टा करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, दूसरा सबसे अधिक महाराष्ट्र का हो जाएगा गुरु, और तीसरा सबसे अधिक बिहार की जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन दादा महाराष्ट्र का है, और अभी भी मैंने बताया कि सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन भी सिक्किम का है, सबसे कम रूरल पॉपुलेशन भी सिक्किम का है, और ओवरऑल कम पॉपुलेशन भी सिक्किम का है। इसके अलावा सबसे अधिक लिटरेसी रेट दादा केरल का है, सबसे कम लिटरेसी रेट दादा बिहार का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार बता ही दिया था, है ना। इसके अलावा मैं बताऊं सबसे अधिक जो आपका साक्षरता लिटरेसी रेट बता ही दिया, हाँ सेक्स रेशियो, है ना, ये भी केरला का है, और सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है पुदुचेरी का है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये दिल्ली का है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, है ना, इतना रखने में क्या जाता है। कुछ और जान लीजिए, टोटल ओवरऑल जो आपका घनत्व है इंडिया का डेंसिटी है 382 है, टोटल ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है 943 है, टोटल मतलब ओवरऑल जो आपका लिटरेसी रेट है 74.04 है, टोटल ओवरऑल फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 है। अब क्या ही पूछेगा आपसे, बताइए ना, क्या ही पूछेगा, है ना। अगला प्रश्न, ज्वाला गुट्टा। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैडमिंटन से संबंधित है, और आपको ऑप्शन में ज्वाला गुट्टा जी का नाम दिया गया था। आप जानते हैं ज्वाला गुट्टा जो है भारत के पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी थी, है ना। तो ये बैडमिंटन से कौन संबंधित हो जाएगा, ज्वाला गुट्टा, है ना। साइना नेहवाल भी आपका बैडमिंटन से ही संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सानिया मिर्जा और महेश भूपति ये टेनिस से संबंधित है। महेश भूपति को आप जानते हैं, तो आज जान जाइए, इनका पहचान लारा दत्ता से भी है। लारा दत्ता को तो जरूर ही जानते होंगे, अरे हाँ जानते हैं हम, आपको जानते होंगे आप। लारा दत्ता हीरोइन, उन्हीं का पति है ये महेश भूपति। इसके अलावा नारायण कार्तिकेयन, ये मतलब लिमिटेड खिलाड़ी है नारायण कार्तिकेयन, इंडिया में बहुत कम फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं, तो ये नारायण कार्तिकेयन को जरूर ध्यान रखें, ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। जैसे आप मार्क्स वर्स्टापेन का नाम सुने हैं, मार्क्स वर्स्टापेन, अभी अभी इससे क्वेश्चन पूछा गया था भाई, है ना, कि मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है। पेन नहीं है दादा, नहीं तो लिखने में तो हम यहाँ से 180 के स्पीड में लिखते हैं, तो आप भी जानते हैं जो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स है इसके जो विजेता 2022 से मार्क्स वर्स्टापेन है। तो मार्क्स वर्स्टापेन क्या खेलते हैं भाई, यही जो कार चलाते हैं रेस वाला, है ना, इन्हीं को मुबारक हो, है ना। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा शूटिंग, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अब अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा के बारे में क्या है, तो देखिए भाई, अभिनव बिंद्रा जो है ये 2008 में व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक के अंदर इंडिया के लिए गोल्ड जीतने वाला पहला आदमी बना था। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था राइफल शूटिंग में 10 मीटर वाली में। और नीरज चोपड़ा जो है ये सेकेंड पर्सन बने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 21 में करवाया गया। इसमें भाला फेंका कितना, 87.58 मीटर। गोल्डन बॉय कहा जाता है, डायमंड लीग जीत लिया है, 22 का और 2300 का मतलब पदक जीता है डायमंड लीग में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शरद कमल भाई ये भी फेमस हो गए। शरद कमल ये टेबल टेनिस से संबंधित है दादा, और इन्होंने 4 पदक जो आपका है कॉमनवेल्थ गेम 2022 CWG में जो है 4 गो पदक अकेले जीत लिए भाई साहब, 3 गो गोल्ड है, 1 गो रजत, है ना। तो इसीलिए 2022 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये शरद कमल को ही दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लक्ष्य सेन, है ना, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी का नाम आपने सुना होगा, ये सब उभरता हुआ खिलाड़ी है, ठीक है। चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक होगा एक सात्विक, ये सभी के सभी जो है ना बैडमिंटन से संबंधित है। और आईपीएल में खिलाड़ी का क्या कहना दादा, पृथ्वी शॉ, यश धूल, ये सब जो है ये तो आप जानते ही होंगे, तो इसीलिए इसके बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटा महासागर कौन है। अब ये क्वेश्चन कौन छोड़ेगा जो हमसे जुड़ा हुआ, बताइए भाई। तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़कू महासागर जो है ये प्रशांत महासागर
है, दूसरा स्थान अटलांटिक महासागर का है, तीसरा स्थान हिंद महासागर का है, चौथा स्थान अटलांटिक माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गया भैया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो अटलांटिक है ना, इसे अंटार्कटिक महासागर कर लीजिए, तो इस प्रकार से कर लीजिए। यहाँ पे 2 बार हो गया अटलांटिक महासागर, काट लीजिएगा, लेकिन सबसे छोटकू आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा कहिए तथा सबसे गहरा कहिए, ये प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत महासागर में मरियाना खाई स्थित है। बहुत दिन से मरियाना खाई शांत है भाई, उथल पुथल नहीं हो रहा है। मतलब कहने का कि एग्जाम में मरियाना खाई बहुत दिन से नहीं आया है, रख लीजिएगा VVI करके, पता नहीं एग्जामिनर का ध्यान अब यहां तक जाए। डिएगो गार्सिया, ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। ग्रैंड बैंक या डागर बैंक का नाम सुने हैं? यहाँ पर मछली ज्यादा होता है। और किस लिए मछली होता है बताए थे कि प्लैंकटन नाम का घास होता है, जहां पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों जलधारा मिल जाता है। तो लेब्राडोर आपका ठंडा जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम आपका गर्म जलधारा है, और इन दोनों के धारा जहां मिलते हैं ना, यहाँ पर एक घास हो जाता है प्लैंकटन, है ना। इसी प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां जो है आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे मछली का केंद्र है, जिसे ग्रैंड बैंक और डागर बैंक कहा जाता है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, इसके अलावा अल नीनो और ला नीनो जानते हैं क्या होता है? तो अल नीनो जो है महासागरीय जल धारा को गर्म कर देता है, और ला नीनो जो है महासागरीय जल को ठंडा कर देता है। तो ये वाली जो दोनों घटना होती है, ये प्रशांत महासागर में होती है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? एक बच्चे ने बताया भाई कि तराइन की ठर लड़ाई किसके बीच हुई थी, और एक बच्चे ने बताया कि दोनों ही पूछा गया था। मैंने टेलीग्राम से क्वेश्चन लिया है और मैं अभी नाम भूल रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, है ना। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों बता रखे हैं, सब दिन नहीं बताऊंगा, है ना। वेस्ट है या मतलब इतना टाइप करना, मैं सब दिन इस हिसाब से पढ़ाता हूं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, नहीं तो किताब में तो सब चीज है दादा, है ना। इस युद्ध में मराठों का सरदार कौन था? सदाशिवराव भाऊ। कौन? सदाशिवराव भाऊ, इंपोर्टेंट है। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर विजय हो जाता है। 1556 अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर विजय हो जाता है। और अगला होता है 1757 पलासी का युद्ध, है ना। और पानीपत का तृतीय लड़ाई तो आपने देखा ही ना, 1761, यही तो प्रश्न है ना। इसके अलावा 1757 पलासी का युद्ध, इसमें जो है अंग्रेज के तरफ से क्लाइव भाग लिए थे। और एगो 1764 बक्सर का युद्ध, इसमें जो है हेक्टर मुनरो भाग लिए थे। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा तराइन की ठर लड़ाई अगर पूछा गया होगा दोस्त, तो तराइन का जो है 2 लड़ाई तो आप जानते ही हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब के बीच में 1191 और 1192 में हुआ। ठीक है, जिसमें 91 वाले में जो है चौहान साहब की विजय हुई थी और 92 वाले में गोरी जीत गया था। लेकिन तराइन की तृतीय लड़ाई भी हुआ था। हमें नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तराइन की ठर लड़ाई, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कहीं ज्यादा किताब वगैरह में जिक्र भी नहीं होती है। तराइन की ठर लड़ाई जो है इल्तुतमिश और कुबच के बीच में हुआ था। ये आपका हुआ था 1215 से और लगभग 3 या 4 सालों तक चला था, मतलब 1216 रख लीजिएगा कि चला था, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। कहा जाता है कि इल्तुतमिश इसमें निर्दयी रूप अपनाया था और शासकों को जो है पकड़ के जल में डुबा दिया था, है ना। इस प्रकार की भी कहानी है। ये ज्यादा हमको नहीं लगता है पूछा गया होगा। तराइन की पानीपत की तृतीय पूछा गया होगा। आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि तराइन की थर्ड भी पूछा गया था या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित? भैया आर्टिकल 40 दिया गया था। मैंने आपको बता रखा है कि आर्टिकल 40 प्योर ग्राम पंचायत से संबंधित है, वैसे 243 भी संबंधित, लेकिन 243 में नगर निगम भी संबंधित है। क्योंकि 243 कोई एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकलों का खजाना है। ये आर्टिकल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल है 243। इसमें कई ब्रांच है, जैसे GH तक है, ठीक है। जैसे आपने 21 का ए बना दिया, वैसे ही 243 का ए है, 243 का बी है। इसमें अलग अलग पार्ट में अलग अलग बात करा गया है, इसीलिए मैंने बताया कि भाई 243 में जो है नगर निगम भी है, ग्राम पंचायत में, लेकिन 40 में जो है ग्राम पंचायत है। तो 40 ऑप्शन में था, राइट आंसर हो जाता, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है दादा? 1959 में। कहां से होती है? राजस्थान के नागौर से। संबंधित समितियां जो है अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सब समितियां जो है संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची और 9वीं
विभाग ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। और अभी अभी मैंने बताया 12वीं अनुसूची और 9 का ए भाग ये जो है नगर निगम से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये 11वीं अनुसूची में कितने मदों को शामिल किया गया है या कितने विषय शामिल है, ये आपसे अलग से पूछा जाता है, तो बताइएगा 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1992 में बना था और 1993 में लागू हुआ था, और लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल को। इसीलिए हम 24 अप्रैल को प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो गया, ग्राम पंचायत से। और 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर निगम से संबंधित है दादा। ठीक है, नगर निगम से 74वां है ना। दोनों को साथ में इसलिए बता रहे हैं कि आप डिफरेंशिएट भी कर पाए। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज मंत्री जो वर्तमान में है ये गिरिराज सिंह है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय कहां है दादा, हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप कहेंगे भैया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे। ये क्वेश्चन कई दफा सीजीएल वगैरह में पूछा गया है। इसके अलावा पंचायत में जो एंट्री आपकी होगी, आप सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए भैया, 21 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। पंचायत और नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। बाद बाकी जो भी चुनाव है जैसे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब कौन करवाते हैं, तो ये जो है केंद्र का जो चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार वो करवाते हैं। सभी बात समझ में आ गई। अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना ये राजीव कुमार है। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया, इस प्रकार के प्रश्न आए। देखिए रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ये आरबीआई की स्कीम है पेमेंट विजन 2025। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण जो इसका हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई किस समिति या फिर किस आयोग के द्वारा जो है गठित किए गए थे, तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। मुख्यालय कहां है दादा, इसका मुंबई में है। ठीक है, अब आरबीआई का क्या क्या काम है थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे काफी काम आएगा आने वाले एग्जाम्स में भी, है ना। आरबीआई सीआरआर तय करता है, सीएलआर तय करता है, रेपो रेट जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है, बैंक दर तय करता है ना, बैंक दर तय करता है, नोट छापता है, साख सृजन करता है ना, इनडायरेक्ट रूप से मुद्रास्फीति को कम करने में रोल निभाता है, मौद्रिक नीति बनाता है। तो ये सभी आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से हैं, है ना। इसके अलावा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास 25वें हैं। ठीक है, पहला गवर्नर कौन थे, ओसवर्ण सिमिथ थे। कौन थे, ओसवर्ण सिमिथ, ये अंग्रेज थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, है ना, सीडी देशमुख। तो सभी बात ध्यान रखेंगे। आरबीआई किस प्रणाली पे नोट छापते दादा, तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर। इसके अलावा इसे बैंकों का बैंक और इसे भारत में अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा सेरोगेसी एक्ट से एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपने सेरोगेसी वाला जो है एक मूवी में देखा होगा, प्रीति जिंटा जो है सेरोगेसी मदर का रोल निभाता है, सलमान खान उसमें हीरो रहता है और रानी मुखर्जी को जो है बचवा नहीं होता रहता है, तो उसमें जो है सेरोगेसी का रोल जो है प्रीति जिंटा निभाता है, आपने देखा ही होगा। तो ये वाला जो है बाद में बहुत प्रचलन में आ गया, इसीलिए इस पे 2016 में एक कानून बनाया गया कि लाइक बिजनेस इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप ही समझिए ना कि इस प्रकार से अगर जो छूट दिया होता तो एक बिजनेस बन जाता, है ना। तो इसी पे ये इससे क्या पूछा गया था एग्जैक्ट ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सेरोगेसी एक्ट 2016 आया था। अब इसके बारे में उम्र पूछा गया होगा या फिर कुछ इसके जो कानून व्यवस्था है उससे कथन सही गलत पूछा गया होगा, हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूरा क्या था। इसके अलावा अपसेटिंग का एंटोनिम पूछा गया था। भाई अपसेट होना समझ रहे हो ना, बोलता अरे मूड अपसेट है ना, मूड अपसेट है, मूड ऑफ है ना। तो अपसेट का मतलब क्या होता है ना, मतलब परेशान होना, है ना। मतलब देखिए जैसे एक होता है ईज, EASE, ईज मतलब क्या होता है, आराम, शांत, चैन। इसी में आप डी लगा देते हैं तो हो जाता है डिजीज, बीमार, है ना। तो शांत हो तो अच्छा, जैसे ही अशांत हो तो एक न एक तरह से बीमार हो। तो इसीलिए अपसेटिंग का एंटोनिम पूछा था, जो भी शांति का, जो भी खुशनुमा का, जो भी हैप्पीनेस का मीनिंग देता होगा, ये आपका इसका एंटो हो जाता। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स का सिनोनिम पूछा गया है। देखिए कॉम्प्लेक्स का यूज हम कई मतलब अर्थों में करते हैं। आपने घर के आगे देखा होगा पाटिल कॉम्प्लेक्स, है ना। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स लीजिए, चौधरी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये यहाँ पर घर के अर्थ में भी होता है। और एक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड,
जटिल, है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा, नहीं बोलते अरे यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। तो कहां से बना है कॉम्प्लिकेटेड भाई? यहीं से बना है, तो इसका मतलब जटिल भी होता है। तो इसका सेनो पूछा गया था तो परप्लेक्स्ड हो जाता है। मतलब एक तो ये जो पजल हो सकता है, रिडिल हो सकता है ना। इसके अलावा कंफ्यूज्ड हो सकता है, ये सब हो सकता है आपका किसका? कॉम्प्लेक्स का, है ना। इसके अलावा एकम्प्लिशमेंट का सिनोनिम पूछा था। एकम्प्लिशमेंट देखिए, एकम्प्लिश होता है ACCMPLIC होता है। तो जो सी वाला होता है ना, ये पार्टनर इन क्राइम होता है। जैसे कोई गलत काम करने में कोई सहयोगी होता है ना, उसे एकम्प्लिश बोलते हैं, जो सी से इंड करता है। लेकिन अगर एस से इंड करता है ना, सेम स्पेलिंग एस से इंड करता है, तो इसका मतलब होता है कोई भी काम को पूरा करना, है ना। तो आप समझ ही रहे हैं, आप तो हमसे ज्यादा ही समझदार हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे दिया जाता है, ठीक है।